बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हमारा बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का 7th लेक्चर है। और बेटा हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का तरीक़ाकार, तनफ़ुस का अमल, तनफ़ुस का मैकेनिज़्म। मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग के बारे में आपको बता दूं कि जानदार तारीफ सुन लें। ब्रीदिंग की दो डेफिनेशन है, एक आपने पहले पढ़ी थी, एक डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी थी, एक मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। पहले वाली मैं एक बार बता देता हूँ कि जानदार हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं ताकि उससे क्या लें, ऑक्सीजन लें, और फिर जानदार गैसों के तबादले के बाद हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। इस अमल को ब्रीदिंग कहते हैं। पहले भी ऑलरेडी आप डेफिनेशन कर चुके हो, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू द body of the living organism to get oxygen from the air and the removal of the air to get rid of carbon dioxide is called breathing। और आपने कहा था ब्रीदिंग एक फिजिकल अमल है या सिर्फ मैकेनिकल है, फिजिकल या सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल अमल है। तो हम दोबारा एक और डेफिनेशन भी देखते हैं। फिजिकल मूवमेंट, इसको बोलते हैं जिस्मानी हरकत। फिजिकल मूवमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? जिस्मानी हरकत, ठीक है बेटा। जिस्मानी हरकत जिनका ताल्लुक गैसों के तबादले से होता है, यही तारीफ है। जिस्मानी हरकत जिनका ताल्लुक गैसों के तबादले से होता है क्या कहलाती है? तनफ़ुस या ब्रीदिंग कहलाती है। गैसों के तबादला से होता है। ये दोबारा मैंने आपको तारीफ बताई, वो भी तारीफ ठीक है, ये भी ठीक है। सो डेफिनेशन इंग्लिश में देख लें। फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल बोलते हैं जिस्मानी, मूवमेंट हरकत एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज, जिसका ताल्लुक गैसों के तबादले से होता है। तारीफ आपने क्लियर की कि जिस्म की हरकत, आप जब भी बेटा आप सांस लेते हो ना तो आप देखिएगा आपकी जो छाती है ये मूव करती है। अगर आप जोर से सांस लो या वैसे सांस लेते तो आपकी छाती ऊपर जा रही होती, नीचे जा रही होती है, ठीक है बेटा। तो यही जो जिस्मानी हरकत है जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है, ये क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है। फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज, जिस्मानी हरकत जिनका ताल्लुक गैसों के तबादले से हो, ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग के बेटा दो फेजेस हैं। ब्रीदिंग के कितने मराहल हैं? दो मराहल हैं। ब्रीदिंग के या तनफ़ुस के दो मराहल हैं। एक इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन का दूसरा इनहेलेशन या एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन। तो ठीक हो गया बेटा। देखें नाम से जा रहा है इंस्पायरेशन, इसमें हवा, हम हवा को अंदर ले जाते हैं। इनहेलेशन, इन हवा को अंदर ले जाते हैं। एक्सपायरेशन हवा को बाहर ले जाते हैं। एक्सहेलेशन में भी हवा को बाहर ले जाते हैं। सो हमने इन दोनों की सबसे पहले बेटा तारीफ क्या करो, इनका मैकेनिज्म आपसे पूछेंगे कि देखें हमारे अंदर हवा जा रही है तो हवा कैसे जा रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वही आपने पढ़ना है। और हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकल रही है, वो कैसे निकल रही है, तो उसका आज आपने तरीका सीखना है। सो पहले तारीफ करेंगे। हम कहेंगे ऐसा फेज, ब्रीदिंग का वो मरहला, तनफ़ुस का वो मरहला जिसमें बाहर से वो हवा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। देख लें, लिखी नहीं है मैंने डेफिनेशन। ऐसा ब्रीदिंग का वो मरहला जिसमें हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है ज़्यादा, वो कहाँ आती है? जिस्म के अंदर आती है। ब्रीदिंग का वो मरहला, तनफ़ुस का वो मरहला जिसमें वो हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है जिस्म के अंदर आती है, और फिर जिस्म के अंदर आती है। बस अंदर आई है ना, इसको आप क्या बोलोगे? इंस्पायरेशन, ठीक है। क्या तारीफ की कि आपने कहा द प्रोसेस या द फेज ऑफ ब्रीदिंग इन विच द एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन एंटर इनटू द बॉडी। वो अमल, वो मरहला जिसमें बाहर से वो हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है हमारे जिस्म के अंदर आती है, इन उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, इनहेलेशन। अब इसका तरीकाकार क्या है बेटा याद रखना, सिर्फ आप इंस्पायरेशन का तरीका याद करो। एक्सपायरेशन के तरीके को हम क्या करेंगे? अपोजिट कर लेंगे। सो क्लियर करें कंसेप्ट। रिब के मसल, आप उनको इंटरकोस्टल मसल बोलते हो बेटा। आपने क्लियर किया है कि रिब के जो मसल होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये याद रख लें MCQ से। रिब मसल आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। तो याद रखना बेटा, इंस्पायरेशन में रिब के मसल्स पड़ते हैं, रिब के इंस्पायरेशन में रिब के मसल सिकुड़ते हैं। हम अब देखना ही चाह रहे हैं कि हवा अंदर कैसे जाती है, क्यों जाती है। देखें रिब के मसल जिसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं वो सिकुड़ते हैं। जब रिब के मसल सिकुड़ते हैं तो क्या होगा? रिब्स आर रेज्ड, रिब्स ऊपर उठ जाती हैं। रेज का मतलब क्या होता है? ऊपर उठ जाना। तो रिब कहाँ चली जाती है? थोड़ी सी
ऊपर हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरी क्या तब्दीली होती है, डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट, रिब के मसल भी कंट्रैक्ट हो रहे हैं, डायफ्राम के मसल भी कंट्रैक्ट हो रहे हैं, डायफ्राम नीचे हो जाता है, डायफ्राम, रिब के मसल सिकुड़े तो रिब ऊपर जाती है बेटा, डायफ्राम के मसल सिकुड़े तो डायफ्राम नीचे जाता है। डायग्राम से देखें, ये बेटा ये जो डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम होता है बेटा ये डोम लाइक होता है, डोम शेप्ड। और डायफ्राम की तारीफ भी आपने की थी पिछले लेक्चर में, ए थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स इज कॉल्ड डायफ्राम। और ये गुंबद नुमा होता है बेटा, किस नुमा होता है, गुंबद, जिस तरह मस्जिदों के गुंबद होते हैं तो ये डायफ्राम वैसा होता है, गुंबद नुमा होता है। और जब हमने हवा को अंदर ले जाना है तो डायफ्राम के मसल क्या करते हैं बेटा, कंट्रैक्ट करते हैं। और जब डायफ्राम, याद रखना, कंट्रैक्ट करता है तो नीचे आ जाता है, कहाँ आ जाता है, कम गुंबद नुमा होता है। जब डायफ्राम के मसल सिकुड़ते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, कम गुंबद नुमा, पहले वहां था अब कहाँ आ गया, नीचे आ गया है। ठीक है, और ऊपर क्या मौजूद है, यहाँ पे लंग्स मौजूद थे, यहाँ पे कौन मौजूद है, लंग्स। और पहले डायफ्राम कहाँ था, पहले डायफ्राम यहाँ था, अब क्या हुआ, अब डायफ्राम के मसल क्या हुए, कंट्रैक्ट हुए। याद रखना, जैसे डायफ्राम के मसल कंट्रैक्ट होते हैं डायफ्राम लोअर हो जाता है, नीचे हो जाता है, डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे। तो एक ये हुआ, और दूसरा बेटा यहाँ पसलियाँ होती हैं, क्या होती हैं, यहाँ पे रिब्स होती हैं, और रिब के दरमियान मसल होते हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जब वो रिब के मसल सिकुड़ते हैं तो रिब्स ऊपर चली जाती हैं। रिब्स कहाँ चली जाती हैं, समझाने के लिए, रिब्स ऊपर चली जाती हैं। तो देखिए रिब्स ऊपर गई हैं, डायफ्राम नीचे हुआ है, रिब के मसल सिकुड़े तो रिब ऊपर गई हैं, डायफ्राम के मसल सिकुड़े तो डायफ्राम नीचे हुआ है, जिससे क्या हुआ है, छाती का रकबा बेटा बढ़ गया है, छाती का रकबा बढ़ गया है। तो छाती का रकबा बढ़ गया, और जब छाती का रकबा बढ़ गया तो फेफड़ों के ऊपर जो प्रेशर था, पहले छाती का रकबा कम था, फेफड़ों के ऊपर प्रेशर लग रहा था, अब पसलियां ऊपर चली गई हैं, डायफ्राम नीचे आ गया है, तो फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। फेफड़ों के ऊपर प्रेशर का क्या हो जाएगा, कम। सो फेफड़े क्या करेंगे, ऐसे फैलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, फेफड़े क्या करेंगे बेटा, एक्सपैंड करेंगे, फैल जाएंगे। प्रेशर जैसे ही कम होता है फेफड़े एक्सपैंड कर जाते हैं, एक्सपैंड का मतलब बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये देखिए फेफड़े फैल गए, ठीक हो गया। अब जैसे ही, याद रखना, कोई चीज पहले सिकुड़ी हो और अचानक वो फैले, अंदर वैक्यूम बन जाता है बेटा, अंदर क्या बन जाता है, वैक्यूम, खला बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही कोई चीज, सिकुड़ी हुई चीज अचानक एक्सपैंड करे तो उससे क्या बन जाता है, अंदर वैक्यूम पैदा हो जाता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, खला। ठीक है, और खला का मतलब, वैक्यूम का मतलब हवा का प्रेशर कम, हवा का प्रेशर कम। सो फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर क्या हो चुका है, कम, जबकि ये हमारा नाक है बाहर और ये बाहर की हवा है। तो चूंकि फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर क्या है, कम है बेटा, तो उस प्रेशर को पूरा करने के लिए बाहर की हवा बड़ी तेजी से अंदर आती है, बाहर की हवा बड़ी तेजी से फेफड़ों के अंदर आती है। सो आप देख रहे हो ना बेटा, बाहर की हवा फेफड़ों के अंदर आ रही है, तो चूंकि अंदर आ रही है तो ये अमल क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। क्या कहलाता है बेटा, इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म है। इंस्पायरेशन में आपने एक दफा रिब के मसल को कंट्रैक्ट करना है और उनको कंट्रैक्ट करके ऊपर उठाना है, डायफ्राम के मसल को भी कंट्रैक्ट करना है और डायफ्राम को नीचे लेके आना है। पसलियों के ऊपर जाने से, डायफ्राम के नीचे जाने से छाती का रकबा बढ़ जाएगा, जिससे फेफड़ों के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। जैसे ही फेफड़ों का प्रेशर कम हुआ, फेफड़े फैलेंगे, जैसे ही फेफड़े फैलेंगे उनके अंदर वैक्यूम पैदा होगा। वैक्यूम का मतलब हवा का दबाव, प्रेशर कम होगा उनके अंदर। और आपको पता है हवा ज्यादा प्रेशर से, माहौल से, एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर है उधर, वहां से किसकी तरफ आती है, कम प्रेशर की तरफ। सो नाक के रास्ते से हवा फेफड़ों में पहुंचती है, इस अमल को बोलते हैं इंस्पायरेशन। उलट करना है हमने एक्सपायरेशन को। सो देखिए, इंस्पायरेशन में रिब के मसल सिकुड़ते हैं, इंस्पायरेशन में रिब के मसल, जिनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे पसलियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। जो गुंबद नुमा डायफ्राम है वो भी सिकुड़ता है और वो नीचे हो जाता है, पसलियां ऊपर गई और डायफ्राम नीचे गया, और चीज़ें दोनों कंट्रैक्ट हुई हैं, रिब के मसल भी कंट्रैक्ट हुआ है, डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हुआ है। रिब ऊपर गई, पसलियां नीचे गई। इनसे क्या होगा, दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ द चेस्ट कैविटी। इन मूवमेंट से चेस्ट कैविटी का रकबा बढ़ जाता है। दिस मूवमेंट यानी कि पसलियों का ऊपर जाना, दिस मूवमेंट पसलियों का ऊपर जाना, डायफ्राम का नीचे आना,
इन हरकत से छाती का रकबा बढ़ जाता है। छाती का रकबा बढ़ेगा तो क्या होगा, रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लंग्स, जिससे फेफड़ों के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। छाती का रकबा जब बढ़ता है तो फेफड़ों के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम। उसके बाद क्या होगा, लंग्स एक्सपैंड, छाती का रकबा ज़्यादा होने से फेफड़ों के ऊपर प्रेशर कम होगा, फेफड़े क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, फैलेंगे। उसके बाद उसने नहीं लिखा, ठीक है, उसने वैक्यूम का जिक्र नहीं किया। फेफड़े फैल जाएंगे, एयर प्रेशर विद इन देम डिक्रीज, उनके अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको वैक्यूम बोलते हैं। फेफड़े के फैलने से, फेफड़ों के फैलने से हवा का प्रेशर उनमें कम, उससे क्या होगा, एयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की हवा रशेस, तेजी से अंदर आएगी, तेजी से अंदर आएगी इनटू द लंग्स। क्यों अंदर आ रही है, टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, ताकि फेफड़ों के अंदर भी और बाहर माहौल में भी हवा का जो प्रेशर है उसको बराबर किया जाए। जो कि अंदर प्रेशर कम था, बाहर ज़्यादा था, सो बाहर की हवा तेज़ी से, रशर का मतलब तेज़ी से अंदर आती है, ताकि बाहर और अंदर दोनों साइडों पे प्रेशर को इक्वलाइज किया जाए, बराबर किया जाए। इंग्लिश में देख ले बेटा, रिब मसल कंट्रैक्ट, रिब्स आर रेज्ड, डोम शेप डायफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट एंड दैट इज लोअर्ड। इन दो हरकत से क्या होगा, दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ द चेस्ट कैविटी, उससे क्या होगा, रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लंग्स, जिसके नतीजे में लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, एयर प्रेशर विद इन देम डिक्रीजेस, सो द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। ये आपने बेटा पढ़ा इंस्पिरेशन के बारे में। अब एक्सपिरेशन है, एक्सपिरेशन की सबसे पहले तारीफ है, आफ्टर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। गैसों के तबादले के बाद फेफड़ों में, गैसों के तबादले के बाद इम्प्योर एयर, इम्प्योर एयर बोलते हैं बेटा ना खालिस, क्या बोलते हैं, ना खालिस, जो चीज़ खालिस ना हो। गैस, फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद ना खालिस हवा को एक्सपेल आउट, जिस्म से बाहर निकाला जाता है। सो ना खालिस हवा को गैसों के तबादले के बाद फेफड़ों से बाहर निकालना एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहलाता है। उसके बाद अब आपने उन चीज़ों को उलट करना है जो आपने वहाँ रिब मसल को पहले आपने कंट्रैक्ट करा था। इधर देखें, इंस्पिरेशन में आपने रिब मसल को कंट्रैक्ट कराया था, यहाँ पे उलट करना है, यहाँ पे रिब मसल ने रिलैक्स होना है। जब रिब मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं, अब रिब मसल क्या हो रहा है बेटा, रिलैक्स, तो पसलियाँ कहाँ आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन मतलब नीचे आ जाएंगी। वहाँ पे पसलियाँ ऊपर हो गई थी, रेज हो गई थी, यहाँ पे पसलियाँ नीचे आएंगी। दूसरा डायफ्राम यहाँ पे क्या करेगा बेटा, रिलैक्स करेगा, और जब वहाँ पे डायफ्राम क्या कर रहा था, कंट्रैक्ट कर रहा था तो नीचे आया था, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो रेज्ड, डोम शेप्ड, ऊपर उठ जाएगा और ज़्यादा गुंबदनुमा हो जाएगा। सो देखिए, अगर हम इसको डायग्राम से देखना चाहें कि जब रिब के मसल क्या करते हैं बेटा, रिब मसल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब हम देख रहे हैं एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन, एक ही बात है। तो रिब मसल क्या कर रहे हैं बेटा, रिलैक्स कर रहे हैं। रिब मसल जब रिलैक्स करते हैं तो रिब्स कहाँ आती हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब रिब नीचे आ जाती है, रिब्स कहाँ आ जाती है, नीचे। और जब डायफ्राम, वो क्या होता है, वो भी अब रिलैक्स करना है उसको आपने, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा गुंबदनुमा, यानी कि ऊपर उठ जाता है। सो पसलियाँ नीचे आई हैं बेटा, पसलियाँ नीचे आई हैं और डायफ्राम ऊपर हुआ है, जिसके नतीजे में जो फेफड़ों के ऊपर दबाव होगा, पहले छाती का रकबा कम होगा, छाती का रकबा कम होगा। जब छाती का रकबा कम होगा तो फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, जब फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो फेफड़ों के अंदर की हवा बाहर चली जाएगी। फेफड़ों के अंदर की हवा कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसको आप एक्सपिरेशन कहते हो। पॉइंट देख लें बेटा कि गैसों के तबादले के बाद ना खालिस हवा को जिस्म से बाहर निकालना एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहलाता है। उलट कर दे बस, डायफ्राम रिलैक्स होता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, और पसलियों के मसल भी क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और फिर पसलियाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन, इब्तदाई हालत में आ जाती हैं, यानी कि नीचे आ जाती हैं। तो पसलियों के नीचे आने से, डायफ्राम के ऊपर जाने से क्या होगा, रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, छाती में जगह कम हो जाएगी। पसलियाँ नीचे आ रही हैं, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, तो जिसके नतीजे में छाती में जगह कम होगी। इस तरह फिर फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जब फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। फेफड़े जब सिकुड़ते हैं तो अंदर की हवा उनसे बाहर चली जाती है, और हवा का बाहर जाना ही क्या है, कहलाता है बेटा, एक्सपिरेशन कहलाता है। इंग्लिश में देख लें एक दफ़ा कि आफ्टर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट, रिब मसल रिलैक्स
and come to the original position. Diaphragm also relax and it become raised dome shape. Due to these two movements reduces the space in the chest, which increases the pressure on the lungs, and lungs contract and air is expelled out. This was your topic, the mechanism of breathing. This is very important. तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है बेटा. अल्लाह हाफिज़.